जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो थैंक यू एवरीवन फॉर सच अ ब्यूटीफुल कमेंट्स एंड योर सपोर्ट। एंड सेकंड, काफ़ी सारे बच्चे पेपर टू के लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो की डिमांड कर रहे थे। तो वैसे तो आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैंने पेपर वन दिया है तो मैं ज़रूर पेपर टू भी लेके आऊँगा। तो थोड़ा सा आप टाइम दें, मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। एंड मेरी तरफ से एक सजेशन, अगर कोई भी बच्चा पेपर टू के लिए कोई प्रोग्राम ज्वाइन कर रहा है कहीं पर भी, वो बस मेरी वीडियो का वेट करे। एक बार मैं कुछ चीज़ों को क्लियर कर दूं, उसके बाद आप लोग किसी भी प्रोग्राम को ज्वाइन करें। क्योंकि पेपर टू से रिलेटेड कुछ हार्श रियलिटीज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उस वीडियो में, कि किस तरीके से पेपर टू के नाम पर स्टूडेंट्स को ठगा जाता है। आई मीन इट इज़ अ बिगेस्ट स्कैम ऑन द नेम ऑफ पेपर टू, एंड स्टूडेंट इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते। तो अपनी आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। ये वीडियो हमारी क्वेश्चन एनालिसिस का थर्ड पार्ट है, जहां पर हम यूपीएससी सीएपीएफ एसी 2022 में आए हुए पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमने साइंस एंड ज्योग्राफी डिस्कस कर लिया है, तो चलिए हम शुरू करते हैं पॉलिटी का डिस्कशन। तो देखा जाए, पॉलिटी से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 6 to 7 क्वेश्चन हम लोग मॉडरेट एंड इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, जो कि आप लोगों के सही होने चाहिए थे। एंड इन्हीं 11 क्वेश्चन में अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन जो हैं वो लक्ष्मीकांत से पूछे थे, एंड अदर 4 to 5 क्वेश्चन वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से पूछे गए थे। हम लोग डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चंस के सोर्सेज को। अगर आप लोगों के पॉलिटी में 6 to 7 क्वेश्चन भी ठीक हो रहे हैं आउट ऑफ 11, तो अभी कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन इतने भी इजी नहीं थे। बट हाँ, जो इजी क्वेश्चन थे, अगर उन्हें आपने गलत किया होगा तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। तो देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन अपना फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है नॉट करेक्ट। जब भी आप नॉट करेक्ट जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहीं आप उसको सर्कल करेंगे, जिससे कि आपको याद रहे कि वहां नॉट पूछा है। ठीक है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो बात कर रहा है, अ सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट अ सिंगल मिनिस्टर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर अलोन। ये भी बात ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि अ सेंसर मोशन कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो सेंसर मोशन है वो एक एंटायर काउंसिल के अगेंस्ट मूव नहीं किया जा सकता। इसको देखेंगे अभी। फोर्थ कह रहा है कि अ सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। अब ये जो क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो पॉलिटी लक्ष्मीकांत से पूछा हुआ क्वेश्चन है, पार्लियामेंट चैप्टर, पेज नंबर 22.18। ये वेरी कर सकता है, क्योंकि किसी के पास पॉलिटी की नई बुक होगी, किसी के पास पुरानी। तो आप ये पार्लियामेंट चैप्टर में एक टेबल दिया हुआ है सेंसर मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिफरेंशिएट करते हुए, तो वहां सिर्फ ये वाला जो बॉक्स है ना, सिर्फ इतने से बॉक्स से इस क्वेश्चन का आंसर किया जा सकता है। अब इस बॉक्स में क्या कह रहा है कि जो सेंसर मोशन है, जिसे हम हिंदी में निंदा प्रस्ताव कहते हैं, तो जो निंदा है, सेंसर मोशन है, वो अगेंस्ट इंडिविजुअल मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एंड एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट लाया जा सकता है। बट नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट लाया जा सकता है, ओनली। जहां पे ये ओनली आता है, आप लोग बहुत ध्यान दें, क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो वहीं यहां पर थर्ड स्टेटमेंट में इन्होंने बोला है कि सेंसर मोशन कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जबकि सेंसर मोशन एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी मूव किया जा सकता है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि पार्लियामेंट जैसा चैप्टर, जिसे पॉलिटी का मोस्ट वांटेड चैप्टर बोलते हैं, वो सबको पढ़ा होना चाहिए। क्योंकि वहां से हमेशा एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, कभी कभी चार चार क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं पेपर में। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। अच्छा, नोट है तो मैंने बताया आपको, आप हमेशा जब भी क्वेश्चन पढ़ें नोट पे सर्कल जरूर करें। ये अपनी एक हैबिट बना लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नोट के चक्कर में क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। मैंने बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप नोट पे एकदम सर्कल करो। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, कोर्ट्स कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड। ये भी एकदम सही है। पावर ऑफ यूनियन एंड द स्टेट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी सही है। शेड्यूल 7 इसी चीज की बात करता है।
फोर्थ स्टेटमेंट जो है, इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। बस यहां पर इन्होंने खेल कर दिया, सेपरेशन ऑफ पावर। अब जिस भी बच्चे को सेपरेशन ऑफ पावर एंड डिवीजन ऑफ पावर, इन दो शब्दों के बीच में डिफरेंस पता होगा, उस बच्चे के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होगा। तो इसका आंसर वैसे तो डी होगा, बट मैंने देखा कई सारे इंस्टीट्यूशन इस क्वेश्चन को लेके बहुत कंफ्यूज थे, बट मैं आपको सोर्स के साथ इस चीज को प्रूफ कराता हूं कि क्यों आंसर डी है। अब ये पहला स्टेटमेंट, कोर्ट्स कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 10th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चैप्टर 2 पेज 15, जहां पर आपको की फीचर बताए हैं फेडरलिज्म के। इन्होंने यहां पर क्लियरली मेंशन किया है, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। एग्जैक्ट स्टेटमेंट गिवन है यहां पर, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। एग्जैक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। एंड सी ऑप्शन में तो किसी को कोई डाउट होगा ही नहीं। एंड जो डी ऑप्शन है, मैंने बताया आपको कि अगर आपको सेपरेशन ऑफ पावर एंड डिवीजन ऑफ पावर में डिफरेंस पता है तो आप इसको इजीली कर लेंगे। एंड ये वही क्लास 10 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चैप्टर 2 पेज 15 पर डिवीजन ऑफ पावर बताया गया है कि किस तरीके से रेफर्ड एज फेडरलिज्म, एंड इसका आंसर जो है आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर इनका अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा है, कहा गया है कि दे आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस, तो ये गलत है। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी सही नहीं है। दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट, ये एकदम सही स्टेटमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 37.1, द अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इन अ स्टेट आर मेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। तो क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बुक से है और ये कुछ ऐसे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होते हैं लाइक जुडिशरी, अब वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो पिछले साल भी जुडिशरी से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये जरूरी हो जाता है कि आप लोगों को उस पैटर्न को देखने के बाद जुडिशरी को अच्छे से पढ़ना होगा, और वही अब आप 2023 के लिए फॉलो करेंगे। तो ये जुडिशरी वाला जो पार्ट है उसको आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि फ्यूचर में बहुत स्कोप है यहां से क्वेश्चन बनने के। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसली स्टेट इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द स्टेट वर फ्री टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। ये तो मतलब नॉर्मल है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया था कि कोई भी स्टेट आइदर इंडिया को ज्वाइन कर सकता है और पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकता है या फिर इंडिपेंडेंट रह सकता है। तो इस स्टेटमेंट में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। फिर सेकंड है कि द डिसीजन टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट वाज लेफ्ट नॉट टू द पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट बट टू द प्रिंसली रूलर। ठीक है, इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा डाउट हो सकता है आपको। फिर सी स्टेटमेंट देखते हैं, द रूलर ऑफ ट्रेवनकोर फर्स्ट डिसाइडेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट है, द स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर फाइनली ज्वाइन द इंडिया थ्रू अ प्लेबिसाइट। तो इस क्वेश्चन का जो सोर्स है आपको क्लास 12th पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस पेज 16 में देखने को मिलेगा, जहां पर इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के बारे में बात की है और कहा है ऑल दीज स्टेट्स वर फ्री टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट इफ दे सो विश्ड। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहां से क्लियर होता है। सेकंड, दिस डिसीजन वाज लेफ्ट नॉट टू द पीपल बट टू द प्रिंसली रूलर्स ऑफ दीज स्टेट्स। ये सेकंड स्टेटमेंट आपका क्लियरली गिवन है। थर्ड स्टेटमेंट, द प्रॉब्लम स्टार्टेड वेरी सून। First of all, the ruler of Travancore announced that the state had decided on independence. तो Travancore ने डिसाइड किया था कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो यहां से आपका थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल क्लियरली देखने को मिलता है। अब जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो आपको यहां पर एग्जैक्ट तो नहीं दिखेगा, बट यहां पर एक लाइन है, असेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर प्रूव्ड मोर डिफिकल्ट देन द रेस्ट। तो अगर ट्रेवनकोर का जो एसेशन है
वो डिफिकल्ट होता तो जरूर यहाँ पर मेंशन्ड होता। तो हम लोग इस तरीके से इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, और क्योंकि 3 स्टेटमेंट आपके यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है तो उस अकॉर्डिंग आपका आंसर जो है डी होता है। एंड वैसे तो इस क्वेश्चन को हम लक्ष्मीकांत के थ्रू भी कर सकते थे, क्योंकि सेम लक्ष्मीकांत में भी सिर्फ 3 स्टेट की बात की गई है, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, जिन्हें फोर्सफुली इंटीग्रेट किया गया, जबकि त्रावणकोर का ऐसा कोई जिक्र नहीं होता वहां पर। तो इस तरीके से आप इसको एलिमिनेट करके आंसर इसका डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। यहाँ पे पूछा है कि स्वरण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था इंसर्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन। आंसर है इसका फंडामेंटल ड्यूटीज। ये आपका लक्ष्मीकांत फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर में गिवन है, एकदम फैक्चुअल नॉलेज है कि स्वरण सिंह कमेटी ने फंडामेंटल ड्यूटीज को रिकमेंड किया था। अब आप यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, 3 चैप्टर, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी प्लस फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से हमेशा एक क्वेश्चन मिनिमम और मैक्सिमम 2 to 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इन तीनों चैप्टर को आप एक क्लब करके पढ़ेंगे और जरूर इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन फंसता ही है। इस बार फंडामेंटल ड्यूटीज आया, लास्ट ईयर फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएस भी था, एंड इसी तरीके से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन इसमें से रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उनके चेयरपर्सन एंड मेंबर का जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो कितना होता है। तो अगर आप लोगों को पता हो कि जो चेयरपर्सन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, वो या तो रिटायर्ड सीजीआई होंगे या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। अब आपको ये बात मालूम होगी कि चीफ जस्टिस जो है 65 की एज में रिटायर होते हैं। अब अगर वो 65 ईयर्स की एज में रिटायर्ड होंगे तो आगे नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए वर्क करेंगे ना, तो इसका मतलब 65 ईयर्स एज तो हो ही नहीं सकती। तो यहां पर ये तो 2 ऑप्शन हट गए। अब जो आंसर होगा वो 70 ईयर्स ऑफ एज में से आएगा। अब वो 5 होगा या 3 होगा, ये आपको पढ़ते हुए फोकस करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा रेयर ही है कुछ कुछ कमीशन में जहां पर टर्म ऑफ ऑफिस 3 ईयर्स, 4 ईयर्स एंड 2 ईयर्स में हो। तो यहाँ जो गिवन है, द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 3 ईयर्स और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 70। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लैंडमार्क केस डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के बारे में बात हो रही है। ये पूछा है कि ये किससे रिलेटेड है, डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब ये क्वेश्चन हमारा प्रेसिडेंट जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, वहां एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जहां पर हमें मेंशन किया है कि ये जो केस है वो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है। बट अब मैंने आपको ये बात ज्योग्राफी में भी समझाई थी, साइंस में भी समझाई थी कि क्वेश्चन के बनने के कुछ रीजन होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा रीजन होता है कि एक्सेप्शन, कि वो कुछ अलग हो। अब अगर मैं यहां पर देखूं, कहा है सो फार नो केस हैज गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग प्रोमोलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट, कि एक भी केस सुप्रीम कोर्ट में प्रोमोलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट के अगेंस्ट नहीं गया है। बट अब जो ये बट आ गया ना, ये इफ एंड बट, बस यही थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि ये एक एक्सेप्शन बनने जा रहा है और चांसेस पूरे हैं कि यहां से क्वेश्चन बने। तो आपको ऐसे स्टेटमेंट पे ध्यान देना होगा। तो अब यहां बोल रहा है कि बट द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द डीसी वाधवा केस इज हाईली रिलेवेंट हियर। क्यों रिलेवेंट है? क्योंकि जो गवर्नर ऑफ बिहार थे, करीबन 256 ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट किया, तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते हुए ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों को आपको हाईलाइट करना है। अब यहां से हमें एक और चीज सीखने को मिलती है हमारे 2023 के एग्जाम के लिए, कि जो कुछ लैंडमार्क केसेस हैं, जैसे यहां पर ये डीसी वाधवा का केस था ऑर्डिनेंस से रिलेटेड, ऐसे ही कुछ लैंडमार्क केसेस हैं, वो आपको बस इतना आइडिया होना चाहिए कि वो किससे रिलेटेड हैं। इतना आप लोग पढ़ते हुए ध्यान देंगे। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी से रिलेटेड। अब ये 2 चैप्टर हैं, पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री कमेटी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। एंड पार्लियामेंट्री कमेटी में भी कई सारी कमेटीज में से सिर्फ 3 कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, एस्टिमेट कमेटी एंड पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी से पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि देयर आर मोर मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा देन द लोकसभा, कि राज्यसभा के मेंबर ज्यादा होते हैं लोकसभा से। एंड सेकंड, द चेयरपर्सन ऑफ कमेटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अब इसका आंसर जो है सिर्फ बी सही होगा, क्योंकि जो मेंबर है वो राज्यसभा से नहीं लोकसभा से ज्यादा लिए जाते हैं। एंड ये गिवन है आपका पार्लियामेंट्री कमेटी चैप्टर में, that in 1974 its membership was raised to 22
15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा, ठीक है। एंड द मेंबर्स ऑफ द कमेटी आर इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एवरी ईयर फ्रॉम अमंग्स इट्स ओन मेंबर्स। एंड यहाँ पे दिया है द चेयरमैन ऑफ द कमेटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर्स हु आर ड्रॉन फ्रॉम द लोकसभा ओनली। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ हमारे गिवन है एंड आंसर है हमारा 2। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से आप इन सब चीज़ों के नोट्स बनाएं। तो जब आप इनको पढ़ेंगे, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, तो आप इन सबको एक कोशिश करें कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को मिनिमाइज किया जा सके। 50 पेजेस की इंफॉर्मेशन कैसे एक पेज पे लाके उसे कंपेयर करके उनको कनेक्ट करके पढ़ें। तो वहीं एक पेजेस पे पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर, एस्टीमेट कमेटी के मेंबर, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के मेंबर, फिर वहाँ पे मेंशन लोकसभा में कितने, राज्यसभा में कितने, चेयरमैन कौन होता है, कहाँ से अपॉइंट किए जाते हैं, अपोजिशन से, रूलिंग पार्टी से, लोकसभा से। ये ऐसे चैप्टर हैं, इनमें से कई सारे क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। हर एक लाइन में यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको इन चैप्टरों को अच्छे से पढ़ना है एंड उनको एक शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट में तैयार करना है, जिससे कि आप कम समय में उनको ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज कर सकें। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सोर्स ऑफ लॉ ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्टैट्यूट्स या कस्टमरी लॉ, केस लॉ? तो अब यहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोगों को जो कंफ्यूजन रहा होगा वो सिर्फ कस्टमरी लॉ में रहा होगा एंड चलते हुए मोस्टली बच्चों ने इसका आंसर 1 to 4 किया होगा, बट ये आंसर नहीं होगा। आंसर होगा इसका डी। कस्टमरी लॉ भी सोर्स ऑफ लॉ है इंडिया में एंड ये बात इंडियन ईयर बुक जहाँ पे क्लियरली मेंशन है सोर्सेस ऑफ लॉ। द मेन सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया आर द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट्स, लेजिस्लेशन जिसे कहेंगे हम, कस्टमरी लॉ एंड केस लॉ, ये चारों इंक्लूड होंगे। या फिर आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी ये चीज़ देख सकते हैं, उन्होंने भी ये क्लियरली मेंशन किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट, कस्टमरी लॉ एंड केस लॉ, ये चारों सोर्सेस होते हैं लॉ के। तो ये आपका सोर्स रहा इंडिया ईयर बुक एंड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट गिवन है। पहला कह रहा है कि दे इंश्योर इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, सेकंड मैनेजमेंट ऑफ मेजर क्राइसिस सिचुएशन इन द कंट्री। अब ये ऑर्डिनरी बुक्स में तो नहीं कहीं मिला, बट कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की साइट जहां पर एग्जैक्टली ये मेंशन है कि दिस सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड सेक्रेटेरियल असिस्टेंस टू द कैबिनेट एंड इट्स कमिटीज एंड ऑल्सो असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग इन गवर्नमेंट बाय इंश्योरिंग इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, मैनेजमेंट ऑफ मेजर क्राइसिस सिचुएशन इन द कंट्री एंड कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज इन सच अ सिचुएशन इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा हमारा सी, राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ये ट्राइबल वेलफेयर के ऊपर क्वेश्चन है। इसका एग्जैक्ट सोर्स तो मेरे को नहीं मिला, बट जो इसका राइट आंसर होगा वो सी होगा। एंड अगर आप में से किसी को इसका एग्जैक्ट सोर्स पता हो तो प्लीज कमेंट करें, बाकी बच्चों को भी हेल्प मिलेगी। तो ये आपके टोटल 11 क्वेश्चन जो पॉलिटी से पूछे गए थे, तो जिसमें आप मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन लक्ष्मीकांत की बुक से सॉल्व कर सकते थे। एंड जो अदर क्वेश्चन है, देखिए अगर आप मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन किसी एक पर्टिकुलर बुक से कर पा रहे हैं तो आप उस बुक को फॉलो कीजिए, जैसे कि हमें यहाँ लक्ष्मीकांत फॉलो करनी है। एंड जो अदर क्वेश्चन है, अगर उनमें से आप कुछ लॉजिकल रीजनिंग लगाकर एंड एलिमिनेशन मेथड का यूज करके अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी हो पा रहा तो उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, बिकॉज वो किसी से भी नहीं हो पाएगा। बस कोशिश ये करना कि जो आता है वो गलत नहीं हो। थैंक यू।